नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आदित्य पांडे, आपका मित्र। इस नए चैनल जिसका नाम स्कॉलर आदित्य है, इसके माध्यम से समसामयिक विषयों पर चर्चा करूंगा और प्रयास रहेगा कि जो भी चर्चा हो तथ्यों के आधार पे हो, एक अच्छे विश्लेषण के साथ हो और वो विश्लेषण ऐसा हो कि जो लॉन्ग टर्म में भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को और सुदृढ़ करे। खैर, मेरा प्रयास ये नहीं होगा कि मैं आपको कोई बात समझाने के लिए किसी फिल्म के डायलॉग वगैरह का हवाला दूं। जैसे कुछ महानुभाव ने, अभी वायरल हो रहा है कि फ़लस्तीन और इज़राइल की कहानी को ऐसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इक्वेट करने की कोशिश की कि चूँकि इज़राइल के पास बड़ी ताकत है तो उसे जो है कि दया भाव दिखाना चाहिए हमास के आतंकियों के प्रति, या फिर जो भी एंटी इज़राइल फोर्सेस हैं उनके प्रति। क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी में ऐसा कहा गया है कि बड़ी ताकत जो है कि अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी का बोध आपको कराती है। खैर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्रयास यही होगा कि जो बातें हो वो बातें एक बढ़िया तर्क, अच्छे निष्कर्ष और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इंडिया के सिक्योरिटी और इसकी इंटीग्रिटी पे क्या इम्पेक्ट करता है, उसके अनुरूप ही हम बात करेंगे। अब चूँकि फ़लस्तीन और इज़राइल के विषय पे हम चर्चा अभी इन बातों में कर चुके हैं, तो आवश्यकता है कि इस पे और बात करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 4 दिन हो गए हैं उस दिन को बीते जिस दिन पहली बार जो है कि अचानक से सुबह के समय हमास के आतंकवादियों ने हमला किया और इज़राइल के लोग हताहत हुए। काफ़ी बड़े संख्या में जो है कि लोग मारे गए, बूढ़े, बच्चे, औरतें। बहुत ही भयावह दृश्य था। आप सबने जो है सोशल मीडिया पे देखा होगा, हर जगह देखा होगा। लेकिन बात ये होती है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में से चूक हुई कैसे। मतलब हम लोग ऐसा जानते हैं, मानते हैं कि इज़राइल जो है कि टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में काफ़ी इस्टेब्लिश कंट्री है और चूँकि बहुत सारे जो है कि और कंट्रीज़ हैं वो डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इज़राइल की तरफ देखते हैं। इवन भारत, हमारे देश की भी इज़राइल के साथ बहुत बढ़िया कॉर्डियल रिलेशन है और हम बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें डिफेंस भी एक है। और इज़राइल के पास जो है कि आयरन डोम एक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो है कि रॉकेट्स को हवा में ही वो ख़त्म कर देता है। लेकिन सब विफल हो रहे हैं इस बार। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके बहुत से लोग जो है कि अलग अलग राय दे रहे हैं और सबके राय जो है कि उनके अनुसार सही हो सकते हैं। और लेकिन मतलब मेरा मानना ये है कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इज़राइल, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, मतलब कुछ समय से अगर आप ध्यान देंगे पीछे, तो इज़राइल इस समय काफ़ी बड़े लेवल पे पुश कर रहा था डायलॉग्स के लिए, निगोशिएशंस के लिए, कि मिडल ईस्ट में एक तरीके से रिकॉग्निशन मिले। और ट्रंप के दौरान जो है कि अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू, जहाँ पे प्रयास अब्राहम एकॉर्ड का ये औचित्य था कि इज़राइल को जो है मिडल ईस्ट एक तरीके से पहचाने और एक नया रिलेशन इस्टेब्लिश हो मिडल ईस्ट में, जिससे शांति स्थापित हो। और इस परिदृश्य से आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया और इज़राइल के साथ कुछ ही दिनों में एक एग्रीमेंट होने वाला था, जिसका जो घटना हुई, आतंकवादी हमला जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हुआ, उसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जो शांति थी पहले, वो ख़त्म हो चुकी है। और इज़राइल का जो सोच था कि वो मिडिल ईस्ट में अपने फॉरेन पॉलिसी को ऐसे मजबूत करेगा कि अपने आप को एक अस्थाई राष्ट्र साबित कर पाएगा कि हाँ, मेरी भी जो है कि मेरे अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छी समझौता है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा संबंध है। वो सारी चीज़ें कब हो पाती? जब सऊदी अरेबिया के साथ ये डील हो पाती। लेकिन
मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस, उन्होंने मतलब एक तरीके से सीधे तौर पे इस डील के संबंध में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और साथ ही और भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सीधे तौर पे जो है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ ही नज़र आ रही हैं और उनका जो है कि रुझान इज़राइल के तरफ ना होके फ़लस्तीन के तरफ है। खैर ये तो स्वाभाविक था, लेकिन इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसे हमें जो कुछ अस्पष्ट नज़र आ रहा है, इतना स्पष्ट है नहीं। मतलब जैसे सवाल एक तरीके से ये आ जाएगा कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, तो कोई ऐसा भी है क्या जो कि मतलब साथ है एक तरीके से? तो आपको जान के ताज्जुब होगा, अज़रबैजान जो है ये भी मुस्लिम कंट्री है और ऐसा माना जाता है, मतलब ये सही है। जैसे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के हित में अज़रबैजान कभी नहीं रहा, चूँकि हमारा अच्छा रिलेशन किन के साथ है, उनके पड़ोसी मुल्क अर्मीनिया के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, अच्छे टाइज़ है। लेकिन अज़रबैजान का अच्छा टाई है किसके साथ? इज़राइल के साथ। सिया बाहुल्य कंट्री है वो, लेकिन फिर भी वो इज़राइल के साथ खड़ा है। और इज़राइल का अर्मीनिया के साथ सही रिलेशन नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपसी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जो है कि फॉरेन पॉलिसी होती है, उनके अपने हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और उनके हिसाब से जो है कि वो सारी चीज़ें जो है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है कि रूल आउट करते हैं। खैर, अब वही अज़रबैजान की बात करें तो अज़रबैजान का पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया टाई है। तो खैर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो अगर मिला के तो इज़राइल जो सोच रहा था कि वो अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बढ़िया कर लेगा आने वाले टाइम में और मिडिल ईस्ट में एक बढ़िया शांति व्यवस्था होगी, सभी जो है कि मुबालिक जो कंट्रीज़ हैं वो उसे एक्सेप्ट करेंगे एज अ गुड नेबर। लेकिन ये सारी चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही हैं और एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को मेंटेन करने के जद्दोजहद में इज़राइल कहीं ना कहीं ये भूल गया कि अभी भी वो सांपों के बीच में बैठा हुआ है, जो कि फन काढ़े बैठे हैं, फन निकाले बैठे हैं और कभी भी डसने के लिए तैयार हैं। माना कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपका आयरन डोम ये रॉकेट्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, पैराग्लाइडिंग करके आने वाले आतंकवादियों को नहीं, जो AK-47 या फिर अमेरिकन मेड जो है कि जो हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़ दिए गए उनको लेके अगर आए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ वही हुई और इज़राइल जो है कि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि डील होने के बाद, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ये जो चुनौतियां हैं ये एक तरीके से ख़त्म होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयावह हुआ, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दयनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला। लेकिन उससे भी शर्मसार करने वाला विषय ये है कि बहुत से संगठन, बहुत से लोग अराउंड द ग्लोब, कहीं पे भी आप देखें, बेशर्मी के साथ हमास के द्वारा जो आतंकवादी हमला किया गया उसके खिलाफ एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं और वो फ़लस्तीन की सिंपैथी के आड़ में कहीं न कहीं आतंकवादियों के द्वारा जो किए गए कुकृत्य हैं उनको सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पे उनके विकृत मानसिकता और आतंकवादियों के प्रति उनके हृदय में प्रेम को दर्शाता है। आप अपने भारत के अंदर ही देखिए, मतलब हमारे राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी ने दो ट्वीट करा और दोनों में उन्होंने सीधे तौर पे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इज़राइल के साथ खड़े रहने का, साथ ही साथ संभव मदद और उसके अलावा उन्होंने एकदम कड़े शब्दों में इस घटना को एक आतंकवादी हमला कहा, ठीक है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत से लोग हैं सड़कों पे
जो कि खुले तौर पे मीडिया में ऑन कैमरा ये ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देखो वहाँ क्या हुआ, हमास के लोग जो हैं वो सही हैं, वो तो फ्रीडम फाइटर हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर कॉज, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। तो भाई, और वो चूँकि लड़ रहे हैं और हम जो है कि उस विचारधारा या फिर उस जो है कि धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारा एक तरीके से दीन है कि उनके लिए हम अपना आवाज़ बुलंद करें, उनके हकूक़ की बात करें। तो मैं सीधे पूछना चाहता हूँ कि आपके हकूक़ की जो ये लड़ाई है, आपके अंदर का जो ये है कि मतलब हमें अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए बात बुलंद करनी है, तो ये चीज़ें कहाँ रह जाती हैं जब बात आती है उइगर मुस्लिम के लिए चाइना में, या फिर जो है कि रोहिंग्याज के लिए, या फिर ऑल अराउंड द ग्लोब आप कहीं पे उठा के देखिए, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप जाके देखिए, इथियोपिया, नाइजीरिया, कहीं पे देखिए, चारों तरफ तो आपके मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोग परेशान हैं, हताहत हैं, परेशान हैं। सबसे बगल में आप पाकिस्तान में देखिए, ठीक है आपको हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ की स्टेट परसिक्यूशन कर रही है उसके लिए आपको आवाज़ उठाना अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे आप देखिए अफ़गानियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अफ़गानी पठान भाई मुस्लिम नहीं है, या फिर वो आपके लिए उतने काबिज़ नहीं है कि आप उनको जो है कि उनकी बातों को अपने मुखार बिंदु से प्रकट करें। पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा, उन्होंने सीधे कहा है कि आपके पास महीने भर के टाइम है, जितने अफ़गानी हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको सीधे जो है कि आप लोग को अफ़गानिस्तान लौट जाना है, आप जो है कि हमारे लिए थ्रेट हैं, पाकिस्तान के लिए थ्रेट हैं, वो अफ़गानी जो है कि उनके लिए थ्रेट है। लेकिन वास्तव में क्या है, पाकिस्तान ने जो है कि जो पश्तून कम्युनिटी है उनके ज़मीन को हड़पा हुआ है। आप जो है खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन क्या है, इनफैक्ट अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है कि पूरी लड़ाई ही उसी बेल्ट को, उसी जगह को लेके है कि अफ़गानिस्तान की कोई भी रिजीम हो वो डूरंड लाइन को एक परमानेंट बॉर्डर नहीं मानती। उनका मानना है कि हम एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, हमारी जो है कि पख्तून आबादी आपके पाकिस्तान में जब रह रही है, वहाँ की बासिंदा है, वहाँ पे रहते हैं, और चूँकि हमारे पुराने रूलर्स जो हैं उस पूरे रीजन को रूल करते थे और हम ब्रिटिश के द्वारा खींचे गए उस डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे में हमारा वो रीजन पूरा ग्रेटर अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। तो अफ़गान तालिबान ने भी यही बात बोला कि नहीं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और चूँकि वहाँ पे जो तालिबान स्टेट ये कहता है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानी हैं वो असल में पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, बल्कि वो अपने ज़मीन पे रह रहे हैं, ग्रेटर अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं। तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं, आप लोग की ये आवाज़ जो है कि क्यों नहीं निकलती है? चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़लस्तीन में जो मानवीय आपदा है, समस्याएं आती हैं, उनके हित में आपको बात करना गलत है, ये कहीं से गलत नहीं है। भारत का स्टैंड हमें रहा है, हम 2 स्टेट की बात करते हैं, और 2 स्टेट की बात करते हैं, साथ ही साथ इजराइल के लिए जो हमारा संबंध है, साथ ही साथ वैसे ही संबंध हमारा फ़लस्तीन के साथ भी है। हम वहाँ के ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हमेशा स्टैंड लिए हुए हैं। लेकिन सीधा सवाल ये है कि आप मानवीय विषयों पे चर्चा कर रहे हैं वहाँ फ़लस्तीनियों के लिए, तो वो जायज़ है, लेकिन जायज़ बेहतर कब होगा वो कि आप उसी लहजे में हमास के द्वारा किए गए आतंकवादी हमले का एक तरीके से निंदा करें, उसे सही ठहराने का प्रयास ना करें। क्योंकि अगर आप इससे इतर होते हैं तो सीधे तौर पे आप जो है कि भारत के स्टैंड से अलग अपना स्टैंड ले रहे हैं। आपको जो है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात से इतर अपना बात रखना है, ऐसा आपको लग रहा है। आपका अलग स्टैंड है, मतलब भारत एक अलग दिशा में जा रहा है, हमको अलग दिशा में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमारा जो है कि पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। तो खैर, और बात बस ये भारत की नहीं है, आप अराउंड द ग्लोब कहीं पे देखिए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन,
ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे सड़कों पे निकल के आए हुए हैं, फ्री पैलेस्तीन, फ्री पैलेस्तीन। और जो है कि हमास ने बढ़िया करा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स जो है कि पूरा एक बढ़िया लिख के उन लोगों ने कंडेम किया कि इज़राइल जो है कि वॉर मंगर है और इन लोगों ने मतलब अच्छा नहीं किया, फ़लस्तीन के साथ ऐसा कर रहे हैं। नेपाली स्टूडेंट कम्युनिटी थी, उन लोगों ने भी बढ़िया करा इसी में कि हाँ हम भी साथ हैं। क्यों? क्योंकि कूल बनना है। हाँ, और बाद में जब उनको एहसास हुआ कि हमास ने जो है कि नेपाली हमारे भाइयों को भी मारा है, तब उनको लगा कि अरे गलती हो गई। तो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको इसमें नहीं कूदना चाहिए था। तो कूल बनना ठीक है, आप कूल बनिए, लेकिन आप विषय की गंभीरता को समझिए। और विषय की गंभीरता को जब तक समझेंगे नहीं, और तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि असल में पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है। और ये गेम काफ़ी भयानक है। खैर, ऐसे में जब कोई घटना होती है तो हम बात करते हैं कि मीडिया का एक अहम रोल होता है। मीडिया उस विषय के संदर्भ में एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को मालूम पड़ता है कि आखिर हो क्या रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन मीडिया तब क्वेश्चन के दायरे में आ जाती है जब उसकी पार्शियलिटी तय नहीं होती है कि वो सच में तटस्थ है कि नहीं है, उस विषय के प्रति उसकी कोई अलग मनसा तो नहीं है, कोई अलग अपना वो नैरेटिव तो सेट नहीं कर रही है, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं फैला रही है, कहीं किसी एक पक्ष को जो है कि बढ़िया दिखा के दूसरे पक्ष को एकदम विलेन बना रही है, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे अल जज़ीरा को हम देख लें। अल जज़ीरा जो है कि सीधे तौर पे एक पक्ष को मतलब फ़लस्तीन के लिए रोना रो रही है, गाज़ा पट्टी में ये हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसके लिए कर रही है। ठीक है, करो, लेकिन ये भी तो दिखाओ कि शुरू किसने किया। हमास ने किस तरीके से जो है कितनी बर्बरता के साथ लोगों को मारा, बच्चों को जलाया, औरतों को जो है कि किस तरीके से उनकी अस्मिता को लूटा। ये सब चीज़ें तो बताओ, लेकिन नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि नैरेटिव नहीं तुम्हारा बढ़िया उससे पुश होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो जो कि एक तरीके से पीछे से हमास का सबसे बड़ा पनाहगाह है। कतर की न्यूज़पेपर है ये, कतर की मीडिया एजेंसी है अल जज़ीरा, जो कि कतर सीधे तौर पे अगर इस पूरे गेम में देखा जाए तो एक बड़ा कल्प्रिट कतर भी है। क्यों? क्योंकि हमास को फाइनेंशियली जो है कि बैक करने वाले कौन सी कंट्रीज हैं? दो ही हैं, एक कतर और एक जो है कि सीधे तौर पे ईरान खैर सबसे सामने है, खुले तौर पे है, लेकिन कतर जो है कि पीछे से। तो आने वाले टाइम में संभावना है कि अकाउंटेबिलिटी उनकी भी बढ़ेगी और वैश्विक समुदाय को उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आप अगर जिम्मेदार देश हैं, आपका वैश्विक शांति में एक योगदान होना चाहिए, तो क्या आप कर क्या रहे हैं? आप आतंकवादियों के पनाहगाह बन रहे हैं। और सीधी तौर पे दुनिया को ये समझना होगा कि अगर कोई एक संगठन किसी और के लिए आतंकवादी है तो आपके लिए मित्र नहीं हो सकता। पाकिस्तान, हर एक मुल्क पाकिस्तान अगर बनने की अगर चाहा तो ठीक है, जैसे पाकिस्तान की पुरानी सोच रही है, उसकी एक स्ट्रेटजी रही है कि वो आतंकवादियों को एक तरीके से स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पे इस्तेमाल करता है कि हाँ ठीक है, ये वाले आतंकवादी संगठन हैं, बढ़िया है हमारे लिए, जैसे मोहम्मद सही है, अच्छा है, सही है, काम आएगा, भारत में जाएगा, आतंक मचाएगा, फिर आ जाएगा। लेकिन BLA दुश्मन है हमारा, बलोच लिबरेशन आर्मी। क्यों? क्योंकि ये तो अलग बलूचिस्तान का डिमांड कर रहा है, हमको तोड़ने की बात कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP दुश्मन है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये तो अलग ही अपना मतलब सरिया वगैरह लागू करने के लिए बात कर रहा है। साथ ही साथ और भी हैं, आईसिस का एक जो इस वाले खुरासान प्रोविंस के लिए ISKP है, ये दुश्मन है हमारा। तो आप
आप एक पॉइंट पे जो है कि एक टेररिस्ट आउटफिट को एक अच्छा अगर बना के चलेंगे, सांप को अगर घर में पालेंगे, तो ये उम्मीद मत रखिए कि कल कोई आपको नहीं काटेगा। काटेगा, क्योंकि सांप का स्वभाव है काटना। आज नहीं काटेगा, कल काटेगा, कल नहीं काटेगा, परसों काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर। तो ये चीज़ पूरी दुनिया को समझना होगा कि अगर कोई राष्ट्र आपके वहाँ कोई ऐसा संगठन है जिसको वो आतंकवादी मानती है और उससे वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर थ्रेट मानती है अपने सोवरेनिटी के लिए, तो आपको उसको जो है कि डीस्टेबलाइज करना होगा, उसे जो है कि ख़त्म करना होगा। आप उसे जो है कि बस वोट बैंक या फिर जो है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करके सही तरीके से वैश्विक शांति में कोई योगदान नहीं दे पाने वाले हैं। आप सही समझ रहे हैं। मैं इसमें कनाडा को भी लपेट रहा हूँ। जैसे कनाडा अभी पीछे 2-3 सप्ताह पहले पूरा चला, तो कनाडा भी वही कर रहा है। कनाडा भी खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए एक बढ़िया पनाहगाह बन के उभरा है। सीधे तौर पे उन जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनको प्लम्बर बता रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट बता रहा है कि हाँ बहुत ही नेक थे, दयालु थे, अच्छे इंसान थे, बेचारे मारे गए। और वैश्विक मंच पे अपना जो है कि हंसी उड़वा रहा है। नाजी सैनिकों को बुला के सम्मानित कर रहा है अपने संसद में। खैर ट्रूडो का खैर क्या कहना, मीम मटेरियल है पूरा वो। तो खैर उस पर चर्चा ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पे ही आते हैं। तो मुद्दा बड़ी सामान्य सा है, मतलब कि दुनिया को समझना होगा कि दुनिया काफ़ी पोलराइज्ड हो चुकी है, सोसाइटी काफ़ी पोलराइज्ड हो चुकी है। और इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में हमें समझना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कौन कौन सी फ्यूचर थ्रेट्स हैं, हमारे देश के लिए कौन सी संभावित खतरे हैं। और एक बात हमेशा समझना चाहिए हमें कि अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो दुश्मन जो है आपको डीस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास करेगा और वो लगातार प्रयास करेगा। उसे सिर्फ एक बार सक्सेस होना है अपने प्रयास में, और आपको हर बार सक्सेस होना है उसके प्रयास को विफल करने में। क्योंकि अगर एक बार उसका प्रयास सफल हो गया तो आपके लिए बड़ी क्षति होगी वो। आप देखते होंगे कि कुछ आतंकवादी आते हैं, हमारे सेना के जवानों की हत्या करते हैं। उस मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद होते हैं देश की रक्षा करने के दौरान, और उस जवाबी प्रतिक्रिया में जो है कि वो आतंकवादी भी मतलब मारे जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान किसका है? आप सीधे तौर पे कभी सोचें। नुकसान ठीक है, हमारे सेना का को जो है कि वीरगति प्राप्त हुई, हमारे लिए क्षति है, लेकिन क्षति इतनी छोटी, मतलब उसको ऐसे मत देखिए कि हाँ हमारा एक जवान शहीद हो गया कश्मीर में, या फिर जो है कि बस्तर में हमारा एक जवान शहीद हो गया, बस उसको एक मत देखिए। उस जवान के पीछे परिवार था, स्वाभाविक है, मित्र थे, दोस्त थे, भाई थे, इतने लोग थे, रिश्तेदार थे। लेकिन साथ ही साथ उस जवान को उस लेवल तक पहुंचाने में स्टेट की काफ़ी रिसोर्सेज जो है कि लगी हैं, भारत सरकार की। उनको तैयार किया गया, एक बाकायदा जो है कि उस जवान ने पढ़ाई करी होगी, साथ ही साथ जो है कि ट्रेनिंग किया होगा, सरकार ने उतना समय दिया होगा, एक विशेष मतलब ध्यान दिया गया होगा। अचानक से क्या होता है कि कोई एक आतंकवादी आता है जिसने जो है कि क्या किया है, स्टेरॉइड, थोड़ा धर्म का नशा वो वाला कि हाँ मतलब 72 हुर्रे मिलेंगी, और बाकी स्टेरॉइड का नशा, अफीम का आया वो, उसे तो मतलब मालूम ही था वो फियादीन है, मतलब मरना ही है, जल्दी से 72 हुर्रों के पास आना उसे। लेकिन अगर वो आता है और हमारे मतलब सेना
के साथ लड़ता है, मतलब मुठभेड़ होती है, पीछे से वार करता है और हमारी सेना हताहत होती है, तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो जो मारा गया वो मरने के लिए ही आया था और हमारी सेना जो है वो देश को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे खड़ी है और उसके पीछे देश का काफ़ी योगदान है और साथ ही साथ उस सेनानी का, उस सेना का भी पूरा योगदान है। वो अपने पूरे जीवन को समर्पित किया हुआ है देश की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे में हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कोई है, इंटेलिजेंस, जो कोई भी है, सामान्य नागरिक भी, हम सबकी भूमिका बनती है। तो हम ये समझें कि किसी भी प्रकार की ऐसी सोच ना रखें जहाँ पे हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो हमें सुरक्षित करने वाले लोग हैं, वो हताहत हों और हमारे जो दुश्मन हैं उनको ताकत मिले कि वो आके हमें इन फ्यूचर नुकसान करें। तो ऐसे में हम बहुत कुछ इज़राइल में जो कुछ हो रहा है उससे सीख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इन फ्यूचर भारत को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और हम ये प्रयास कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी विपदा आती है तो हम तैयार रहेंगे उस समस्या से लड़ने के लिए और भारत को सुरक्षित रखने के लिए। मिलते हैं फिर। नमस्ते।